In this session, I'll be talking about the general UPSC strategy and resources that one requires. I'll be starting this session by introducing you to the UPSC. तो बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि हाउ टू स्टार्ट द प्रेपरेशन. सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द जनरल प्रेपरेशन, my optional strategy, and how to go about all the stages for this preparation for the prelims, for mains, as well as for the interview. And at the end of the session, I'll be taking up your doubts whatsoever you people are having. So I'll be starting this session. Okay. तो सबसे पहले ये होता है बच्चों को कि हाउ टू स्टार्ट द यूपीएससी प्रेपरेशन, लाइक व्हाट आर द थिंग्स दैट वन नीड्स टू डू व्हेन टू स्टार्ट द प्रेपरेशन. तो सबसे पहले होता है द सिलेबस. सो यूपीएससी हैज़ प्रोवाइडेड अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस. Though the prelim syllabus is not that comprehensive, but for the mains they had provided a very comprehensive syllabus. तो आपको सबसे पहले जाना है और सिलेबस को डाउनलोड करना है और उसको अच्छे से पढ़ना है. एक एक लाइन को पढ़ना है, एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना है एंड उसको समझना है दैट what they are trying to get from this UPSC. So this would be the first thing that you have to do. Second would be the PYQs, both for the prelims as well for the mains. तो आपको प्रीलिम्स के भी सारे PYQs को लगाना है, देखना है दैट इन व्हाट एरियाज दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग. मोर सो अभी जैसे हमने देखा ये रीसेंट प्री की उन्होंने थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया है, तो आपको PYQs को देखना है, उनसे ही आपको पता चलेगा दैट व्हाट आर यूपीएससी एक्सपेक्टिंग. सो अभी उनके एक्सपेक्टेशन भी बदलते जा रहे हैं, तो PYQs बिकम इवन मोर इम्पॉर्टेंट. Second, for the mains, PYQs are very important because they had a set pattern of asking questions on particular themes, on particular topics, of certain kinds of questions. So you have to have a very good understanding of PYQs for the mains also. तो mains के लिए भी PYQs बहुत important होते हैं. सो ये दो चीज़ आपको सबसे पहले रिमेंबर रखनी है जब भी आप अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे. द फर्स्ट इज़ द सिलेबस एंड सेकेंड इज़ द PYQs. तो इन दो चीज़ों के होने के have to select your optional. Like people are very confused with respect to what should be their optional. तो देखिए ऑप्शनल वही रखिएगा जिसमें आपको इंटरेस्ट हो. वो ऑप्शनल आप उसका सिलेबस देखिए, उसके PYQs को देखिए एंड देन अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कीजिए. डू नॉट सेलेक्ट योर ऑप्शनल बेस्ड ऑन सम टॉपर्स चॉइस. तो आप उनके वजह से कोई अपना ऑप्शनल ना चूज़ करें. चूज़ इट अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, चूज़ इट अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट. तो आप सबसे पहले अपना ऑप्शनल को चूज़ कर लीजिएगा. अब मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी और रिसोर्सेज बताती जाऊंगी प्री का, मेंस का और इंटरव्यू का सीक्वेंस में. सो फॉर प्री सबसे पहले विल स्टार्ट विथ पॉलिटी. सो पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत ही किया था, बट आई हैव डन इट मोर देन 15 टाइम्स. सो यू हैव टू डू रिविजन, अ लॉट ऑफ रिविजन. तो सबसे पहले आती है पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आती है. देन फॉर हिस्ट्री, नाउ फॉर एंशियंट एंड मिडिवल देयर आर मल्टीपल सोर्सेज जिससे आप कर सकते हैं एंशियंट और मिडिवल. आई यूज्ड NCRTs एंड आई ऑल्सो यूज्ड देयर इज़ अ बुक ऑफ ओल्ड NCRT जिसको हम बोलते हैं, वो मैंने की थी. आई ऑल्सो ट्राई सम यूट्यूब वीडियोज़ कि मैं एंशियंट और मिडिवल को कहीं से कवर कर पाऊँ, बिकॉज एंशियंट और मिडिवल से दे आर प्राइमरली फोकसिंग अपॉन सर्टेन एस्पेक्ट, लाइक बुद्धिज़्म पर बहुत फोकस रहता है उनका. तो ट्राई किया बुद्धिज़्म थोड़ा ज़्यादा पढ़ के जाए. nowadays they are asking about particular words जो होते हैं, तो NCRTs में काफ़ी वर्ड्स दिए होते हैं जिनके मीनिंग्स UPSC पूछता है. तो लाइकवाइज मैंने ट्राई किया था कि यूट्यूब से मैं जितना वीडियोस हिस्ट्री का देख पाऊँ मैं वो देखूँ. NCRT से जितना नॉलेज मिल सके एंशियंट और मिडिवल के लिए मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो वो मैंने किया था. अब आते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री पे. तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम,
स्पेक्ट्रम इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक। आप स्पेक्ट्रम को ही करें, बार बार करें। अब इसमें भी अगेन आप PYQs को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा दैट UPSC हैज़ दिस टेंडेंसी टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द मूवमेंट्स। जैसे स्वदेशी मूवमेंट से वो क्वेश्चंस पूछते हैं, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट से क्वेश्चंस आते हैं। तो फिर हम उन एरियाज़ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम फॉर द प्रीलिम्स आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। नाउ कमिंग टू इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक एक ऐसा सेक्शन है प्री के लिए जिसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने इकोनॉमिक्स अपनी की थी रमेश सिंह बुक से। उसके अलावा आई हैड यूज्ड मृणाल सर्स वीडियो जो कि उनकी प्री के लिए आती है स्पेशली, वो अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी। सो उसको वो मैंने यूज़ किया था प्री के। उसके अलावा इन्वायरमेंट, the weightage of environment as you know has increased, so the book that I used is Shankara IAS वाली book। बट अभी उसके क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट आने लगे हैं तो दैट बुक विल नॉट बी सफिशिएंट। आपको थोड़ा अपने से रिसर्च करके टॉपिक्स को लेके गूगल करना होगा फॉर द एनवायरनमेंट सेक्शन, क्योंकि अभी वो बहुत स्पेसिफिक पूछने लगे हैं एनवायरनमेंट में। उसके बाद हम आते हैं ज्योग्राफी पे। तो फॉर ज्योग्राफी मैंने NCERT ही यूज़ की थी, क्लास 11th NCERT। उसके अलावा स्टार्टिंग के लिए आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, तो बहुत सारी वीडियो वेरी स्पेसिफिक तो चैप्टर के लिए प्रीलिम्स। तो उसके लिए आप अपने बेसिक्स को क्लियर कर लें। जैसे ICT आता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, तो ये आप गूगल से भी पढ़ सकते हैं या फिर आप रैंडम यूट्यूब वीडियो से पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आपको एप्लीकेशन बेस्ड होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा, तो इट्स मोर करंट ओरिएंटेड, तो उसके लिए न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, वो सब पे ज़्यादा फोकस रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ब्रॉड सब्जेक्ट्स जो प्री में पूछे जाते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स। सो फॉर द करंट अफेयर्स डेली न्यूज़पेपर दैट आई यूज्ड इज़ हिंदू। तो आप द हिंदू को यूज़ करें या फिर कोई भी यूज़ करें, एक न्यूज़पेपर को यूज़ करें। उसके अलावा मैंने विजन IAS के जो मटेरियल वो देते हैं मंथली कंपाइलेशन, सो आई हैव यूज दैट for the current affairs. So these are broad resources that I have used for the prelims. Now coming to the paper solving strategy, तो मैं ट्राई करती थी कि आई फोकस मोर अपॉन एक्यूरेसी देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो क्योंकि मैं मेरे तुक्के इतने अच्छे नहीं लगते हैं तो आई ट्राई कि मैं ज़्यादा ना उनको करूँ। आई ट्राई एंड फोकस अपॉन माई स्ट्रेंथ विच इज़ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम क्वेश्चन करूँ, सॉरी, कि मैं कम से कम ही क्वेश्चन करूँ बट एकदम ठीक क्वेश्चन करूँ। ब्लाइंडली आई डोंट जस्ट पुट ऑन एनी ऑप्शन, तो मैं वो सब नहीं करती थी। आई ट्राई एंड स्टिक टू कि सही क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट किया जाए, सो दैट यूज टू बी माई स्ट्रैटेजी। नाउ मैं राउंड्स में पेपर को नहीं करती थी, आई यूजली डू इट इन वन गो ओनली। तो एक पेज को पूरा करती थी, उसमें थोड़ा टाइम लगाती थी, देन ही मैं आगे जाती थी। तो मेरा था कि एक बार में ही पेपर को सॉल्व कर देना है। बाकी फॉर प्रीलिम्स यू कैन हैव योर ओन स्ट्रैटेजी। टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ टाइम कम पड़ जाता है, तो आप उसकी प्रैक्टिस करें। आप टेस्ट सीरीज़ लगाएं प्रीलिम्स के लिए। तो ये होता है GS 1 की, अभी हमने बात कर ली। अभी हम बात करेंगे GS 2 की, विच इज़ CSAT। तो नाउ CSAT इज़ ऑल्सो बिकमिंग वेरी डिफ़िकल्ट दीज डेज, तो उसको भी अब नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप फर्स्टली आप PYQs को उठाएं, देखें कि कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से एरिया से क्वेश्चंस UPSC पूछ रहा है। फॉर इंस्टेंस मैथ्स में वो एवरेज से क्वेश्चंस आते हैं, परसेंटेज से क्वेश्चंस आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस आते हैं, वर्क से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप उन एरियाज़ को देखें, उन चैप्टर्स को पढ़ें। तो मैंने यूट्यूब वीडियोस का ही इस्तेमाल किया था अपनी CSAT की प्रेपरेशन के लिए। तो आई ट्राई एंड फाइंड एरियाज जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और उनका ही मैंने पूरा सॉल्व करना शुरू किया था। ऐसे ही आप रीजनिंग में कर सकते हैं। देखें कि कौन कौन से एरियाज से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन एरियाज़ को आप पढ़ें। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप
PYQs को सॉल्व करें तो वो उसी लेवल के PYQs के लेवल के ही आ रहे हैं आजकल भी कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर आप उन्हें सॉल्व कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस करें। तो मैं ये बोलूँगी कि CSAT को बिल्कुल नेगलेक्ट ना करें। दीज डेज CSAT इज़ एक्चुअली बिकमिंग अ वाटर ब्रेकर दीज, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। तो दिस इज़ फॉर द प्रीलिम्स। नाउ कमिंग टू द मेंस पार्ट। नाउ मेंस में सबसे पहले क्वेश्चंस होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग। व्हाट इज़ द परफेक्ट टाइमिंग टू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, हाउ टू राइट आंसर्स, इंट्रो कैसे लिखें, बॉडी कैसे लिखें, कंक्लूजन कैसे लिखें। तो हाउ आई स्टार्टेड राइटिंग आंसर मैं बता देती हूँ। तो मैं भी किसी को नहीं जानती थी जो यूपीएससी का प्रेपरेशन कर रहा है। तो मैं क्या करती थी, आई यूज़ टू डाउनलोड द टॉपर्स कॉपी and I used to see how they are writing and try and imitate that. So I started there only कि I used to see what kind of answers they are writing, how are they writing the introduction, how they going about in the body, what kind of conclusion are they writing. तो मैं उन्हीं से देख देख के अपने answers लिखती थी and over a period of time I was used to I understood how to write an answer and then I become very comfortable in writing answers. तो आपको आंसर्स लिखना शुरू करने के आपको शुरुआत में कुछ ख़राब आंसर लिखने ही पड़ेंगे, बट आपको आंसर लिखना शुरू करना चाहिए. नाउ द टाइम दैट इज़ परफेक्ट टू स्टार्ट एन राइटिंग आंसर, आई थिंक इट वुड बी आफ्टर योर फर्स्ट रीडिंग ऑफ योर बेसिक सिलेबस. क्योंकि अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़ा है और आप सीधा ही आंसर राइटिंग पे चले जाते हैं तो देयर इज़ नथिंग टू राइट, तो आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लूज़ कर देंगे. तो बेसिक आंसर राइटिंग आपको स्टार्ट करनी चाहिए व्हेन यू आर डन विद योर फर्स्ट रीडिंग ऑफ एंटायर सिलेबस. उसके बाद आप लिखना शुरू कर सकते हैं और कोशिश करें कि कुछ इवैल्यूएशन हो पाए कहीं से. बट अगर नहीं हो पा रहा है तो अपनी कॉपीज़ को किसी टॉपर की कॉपी से थोड़ा कंपेयर कर लें, तो यू विल गेट एन आइडिया कि आपको कहाँ पे कमी आ रही है. आपकी इंट्रोडक्शन ठीक नहीं है, बॉडी ठीक नहीं है, या फिर कंक्लूजन ठीक नहीं है. तो वहाँ आपसे आपको पता चल जाएगा अगर आप थोड़ा कंपैरिजन करेंगे. बट अगर आप किसी से इवैल्यूएट करा पाएँ देन दैट्स द बेस्ट थिंग दैट इज़ देयर. तो दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू हाउ टू राइट एन आंसर राइटिंग और कब शुरू करना चाहिए. तो अब मैं पर्टिकुलर GS वाइज स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है, तो फॉर द GS1, नाउ GS1 में आती है हिस्ट्री. अगेन हिस्ट्री के वही सोर्सेज रहेंगे, स्पेक्ट्रम. आर्ट एंड कल्चर आता है GS1 में, अगेन नितिन सिंघानिया एंड दी NCERT. पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया इज़ ऑल्सो अ टॉपिक इन द GS1 मेंस पेपर. तो उसको स्पेक्ट्रम में भी दिया हुआ है काफ़ी पोर्शन. उसके अलावा आप PYQ से देख लें कि वो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं और उन टॉपिक्स को गूगल करके उनके नोट्स बना लें. उसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ ऑल्सो अ टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री इन द GS1. सो आई हैव यूज्ड प्रतीक सर्स लेक्चर सीरीज़ विच इज़ देयर ऑन यूट्यूब फ्री. तो मैंने उसको यूज़ करके उससे नोट्स बनाए थे वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए. तो आप भी वही कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली गूगल कर लें जो भी टॉपिक्स उन्होंने दे रखे हैं. लाइक दे हैव गिवन फ्रेंच रेवोल्यूशन, World War I, World War II. तो जस्ट गेट अ बेसिक आइडिया कि क्यों हुआ था, रीजंस क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे. इतना ही आपको छोटे छोटे नोट्स बना लेने हैं इन टॉपिक्स के, बिकॉज ज़्यादा वेटेज नहीं. सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द GS1 विच इज़ द हिस्ट्री. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट विच इज़ द सोसाइटी. नाउ इन सोसाइटी हर टॉपिक का आप एक नोट बना लें, जितना भी उससे PYQs आया उसको लिख के try and make a note of that particular topic. तो फॉर इंस्टेंस देर इज़ रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, विमेन का एक पूरा टॉपिक है. तो आप इन सबको उठाएं. ये आपको किसी बुक में, आई डोंट थिंक देर इज़ एनी कॉम्प्रिहेंसिव बुक फॉर दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स. जस्ट पिक अप द टॉपिक्स, गूगल कर लें, नोट्स बना लें और करंट अफेयर से उसको ऐड करते रहें. उसके अलावा आता है ज्योग्राफ़ी. तो ज्योग्राफ़ी के लिए अगेन वही बुक्स रहेंगी NCERTs. उसके अलावा करंट अफेयर्स का काफ़ी रोल रहता है GS1 में. तो अब आप इन सारे ही जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनको करंट अफेयर्स से अपने ऐड करते रहें. तो दिस वुड बी द GS1. नाउ फॉर GS2,
It is polity, governance and international relation. So for the polity part, बेसिक आपका पॉलिटी लक्ष्मीकांत से हो जाएगा, बट उसमें कुछ और भी टॉपिक्स होते हैं. फॉर इंस्टेंस देयर इज़ अ टॉपिक लाइक कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज़, जो थोड़ा डिटेल में चाहिए होता है. तो उसके लिए आप गूगल कर लें वॉट एवर इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ आर देयर जिससे हमने कुछ अपना कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया है. तो जो ऐसे पार्ट रह जाते हैं जो लक्ष्मीकांत कवर नहीं करती है, उनको या तो आप किसी मैगज़ीन से कवर करने की कोशिश करें या तो फिर आप उसको गूगल कर लें. you'll get enough material on Google. तो if you are not getting that particular topic on लक्ष्मीकांत, तो गूगल दैट पर्टिकुलर टॉपिक. तो ये होती है हमारी बेसिक जो पॉलिटी है, जो कि एज अ सिलेबस, पार्ट ऑफ सिलेबस इज़ देयर. देन द सेकेंड पार्ट इज़ अगेन द गवर्नेंस पार्ट ऑफ इट, जहाँ पे वो गवर्नेंस के बारे में पूछते हैं. RTI, सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी. सो दीज टॉपिक्स आर देयर इन द सिलेबस. For these topic again you will not find any comprehensive book as such, but pick up one topic, google करें उसके बारे में, short notes बनाएं and supplement that with your current affairs. So this is what it is for the governance part, and mainly governance part it is current oriented. So whatever topic they have given, try and find out the current part of it. देन कम्स द इंटरनेशनल रिलेशन. सो इंटरनेशनल रिलेशन में हमको स्टैटिक नहीं होता है बिकॉज इट्स नॉट द पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन. जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस आते हैं दे आर प्योरली करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन. सो वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड विच इज़ कंसर्न टू इंडिया, आप उनको लिखें, उन पर नोट्स बनाएं. हाँ, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन के लिए ट्राई टू हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट इंडियाज़ रिलेशन विद अदर कंट्री. फॉर इंस्टेंस इंडियाज़ रिलेशन विद इट्स नेबरहुड कैसे हैं, इंडिया के रिलेशन यूएस के साथ कैसे हैं, इंडिया के रिलेशन चाइना के साथ कैसे हैं, इंडिया की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी कैसी है. फॉर इंस्टेंस नाउ द G20 summit is going to be held in India, which is India focusing upon very much. तो you have to have understanding about G20 के बारे में आपको समझ में आना चाहिए, इंडिया की प्रायोरिटीज़. तो इंटरनेशनल रिलेशन का जितना भी पार्ट आता है हमारे GS2 में, दैट इज़ करंट ओरिएंटेड, जिसके लिए आपको करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल रिलेशंस की समझ होनी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसके लिए आप थ्रू आउट द ईयर ट्राई कि आप पेपर में करंट अफेयर्स के जो इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक्स हैं उनको वहीं से कवर करते जाएं. तो दैट इज़ हाउ वी यूज़ टू कवर द GS सेकेंड का इंटरनेशनल अफेयर्स. सो दिस इज़ अबाउट द GS2. नाउ कमिंग टू GS3. सो GS3 में सबसे पहले आता है इकोनॉमी का पार्ट. नाउ अगेन फॉर द बेसिक्स आई हैव रमेश सिंह, बट इट इज़ मेनली करंट ओरिएंटेड ओनली. तो आपको बजट पे फोकस करना है, इकोनॉमिक सर्वे पे फोकस करना है, व्हाट ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स आर देयर, व्हाट ऑल गवर्नमेंट प्लान्स आर देयर. तो जो इकोनॉमी का सेक्शन आता है हमारे GS3 में वो करंट से ही आता है. तो बेसिक्स को क्लियर करने के बाद GS3 के लिए फोकस अपॉन द करंट हैपनिंग्स, व्हाट आर हैपनिंग अराउंड यू इन द इकोनॉमी में, क्या हो रहा है, स्लो डाउन है, सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है, GST में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. सो ये सारे करंट के टॉपिक्स ही आते हैं हमारे GS3 में फॉर द इकोनॉमी सेक्शन. नाउ कमिंग टू द इन्वायरमेंट सेक्शन फॉर द GS3. इन्वायरमेंट सेक्शन में GS3 में थोड़े स्टैटिक आते हैं क्वेश्चन, लाइक दे यूज टू आस्क रामसर साइट्स के बारे में वो पूछ लेते हैं, पोल्यूशन के बारे में पूछ लेते हैं, या तो कुछ बहुत ही करंट की हैपनिंग के बारे में भी वो पूछते हैं. तो इन्वायरमेंट के लिए ट्राई टू हैव नोट्स फॉर शॉर्ट नोट्स आप बनाएं कि शॉर्ट नोट्स बना लें आप हर टॉपिक के लिए. पोल्यूशन के लिए शॉर्ट नोट्स बना लें, देन यू मेक शॉर्ट नोट्स फॉर द स्पीच डाइवर्सिटी, ऑल द कन्वेंशंस विच आर देयर, व्हाट ऑल स्टेप्स दैट इंडिया हैव टेकन, व्हाट ऑल स्टेप्स टू वी हैव टू टेक. तो उसके आप नोट्स बना लें एंड देयर आफ्टर सप्लीमेंट दैट विद करंट अफेयर्स. तो जो इन्वायरमेंट का सेक्शन आता है वो बोथ स्टैटिक प्लस करंट को मिक्स करके वहाँ आ जाता है. So this is about this. Now coming to science and technology. So science and technology से usually question current के ही आते हैं. Like for this year we have this James Webb telescope का question. So which is a current event only.
तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो उन्होंने टॉपिक्स दे रखे हैं ऑलरेडी सिलेबस में, लाइक नैनो टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो आप इनके बेसिक्स को देख लें और मोस्टली आप करंट अफेयर्स पर ही फोकस करें कि वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन एंड अराउंड यू with respect to science and technology, that is become important for your GS paper 3. Okay, so this is about the science and technology part of GS 3. Coming to the internal security part of the GS3, again this is a very important and a very wide topic with respect to GS3. इसमें उन्होंने 4-5 टॉपिक्स दे रखे हैं, बट दे हैव बीन एक्सप्लेन इट वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली कि उनको क्या क्या कौन कौन से एरियाज से क्वेश्चंस चाहिए। तो ट्राई कि आप हर एक पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से नोट्स बना लें विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल सिक्योरिटी, और उसमें भी करंट अफेयर्स का बहुत रोल रहता है, बिकॉज इंटरनल सिक्योरिटी इज़ अ वेरी डायनामिक क्वेश्चन. सो फॉर इंस्टेंस देर इज क्वेश्चन लाइक नक्सलिज्म इज़ वन टॉपिक, साइबर सिक्योरिटी इज़ वन टॉपिक, देन ड्रग ट्रैफिकिंग इज़ अ टॉपिक, इलिसिट जो होता है ट्रेड, दैट इज़ अ टॉपिक. बट ये जो है ऑल्दो दे आर वेरी स्टैटिक, दे सीम्स वेरी स्टैटिक, बट दे आर वेरी करंट ओरिएंटेड, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही डायनेमिकली हो रही होती हैं हमारे आसपास एवरी डे. तो ट्राई एंड कीप अ वॉच इन न्यूज़पेपर, जहाँ पर भी आपको लगता है कोई इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इंडिया का कोई इशू आ रहा है, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू internal security. Now I have not read any book for internal security, but I does have used a vision ka, there is a booklet for the internal security jahan pe they have explained all the topics which are there in the GS3 syllabus. So I had try and make notes out of that, and I have supplemented all of that with the current affairs. Okay, so this is about the internal security. Also we have disaster management. Now in GS3 we have a disaster management topic. तो आपको हर एक डिज़ास्टर को लेना है. फॉर इंस्टेंस टेक अर्थक्वेक, उसका जितना ज्योग्राफी का बेसिक्स होता है वो आपको लिख देना है. गवर्नमेंट ने क्या क्या बना रखे हैं कलर कोड्स, सो वी हैव जोन्स फॉर अर्थक्वेक, वो आपको पता होने चाहिए. There are organizations which are working for the earthquake management. There are certain best practices which has been adopted within country, outside country, उनको आपको लिखना है. और उसके अलावा अगर जैसे अर्थक्वेक आया है कहीं पे, फॉर इंस्टेंस वी हैव एन अर्थक्वेक इन तुर्की दिस ईयर, सो इट बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज द यूपीएससी इज कंसर्न. आप देखते रहें कि आपके आसपास कौन से डिजास्टर्स आ रहे हैं. फॉर इंस्टेंस नाउ वी हैड अ साइक्लोन at the Gujarat coast, so you have to have understanding of the basics of cyclone, what the cyclone is, how it's come, what how is it being named, what are the steps that has been taken, what are the best practices. तो आपको ऐसे ही डिज़ास्टर मैनेज को प्रिपेयर करना है. आप एक एक टॉपिक को उठाएं, उसके नोट्स बनाएं, और करंट में जो भी डिज़ास्टर्स हो रहे हैं उन पे अपना फोकस रखें. लाइक दिस इज़ हैपनिंग, सो दिस माइट कम इन टू आवर एग्जाम. तो ऐसे ही आपको थोड़ा करंट अफेयर्स पे ध्यान रखना है फॉर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट पार्ट ऑल्सो. सो दिस इज़ अबाउट द GS3. नाउ कमिंग टू GS4, तो एथिक्स का जो पेपर है दैट इज़ ऑल्सो वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइंड, एंड वो हमेशा एक ब्रॉड पैरामीटर्स पर ही आता है. तो मैंने जो अपने GS4 का प्रेपरेशन है, आई डिडंट डिड इट बिफोर माई प्रीलिम्स, आई डिड ओनली इट आफ्टर माई प्री. तो मैंने अपने प्री के बाद ही अपना GS4 पेपर को किया था. तो what I did was, so there is a book for GS4 and उसका नाम है बुक का, एक मिनट मैं बताती हूँ. हाँ, so there is a book for GS3. हाँ, GS4 के लिए द बुक इज़ लेक्सिकॉन. सो लेक्सिकॉन इज़ द बुक विच आई यूज्ड, बट मुझे वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं लगी थी. लाइक दैट बुक अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर GS4, बट यू विल ऑलवेज यूज़ दैट बुक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए. ठीक है बुक, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, देयर आर टॉपिक इन द GS4 दैट दे हैव गिवन. फॉर इंस्टेंस दे हैव गिवन probability, they have given transparency, they have given honesty. तो ये सारे उन्होंने दे रखे हैं वहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस. दे हैड गिवन दीज वर्ड्स. आपको उन वर्ड्स को उठाना है, उनके मीनिंग देखने हैं, उनकी एक डेफिनेशन देखनी है, उनके एग्जाम्पल्स देखने हैं.
So this is the most important exercise that you have to do with respect to your GS4. Try to pick up those words, उनके बारे में छोटे छोटे नोट्स आप बना लें. बाकी ज़्यादा टॉपिक्स है नहीं GS4 में कवर करने के लिए, तो आप उसके लिए या तो आप लेक्सिकॉन को यूज़ कर सकते हैं. तो आई यूज़ लेक्सिकॉन एंड आई ऑल्सो यूज़ सम टॉपर्स नोट्स. ना मुझे उनका नाम नहीं पता, मैंने जिस टॉपर के नोट्स यूज़ किए थे क्योंकि उन पर नाम नहीं आ रहा था, बट आई यूज टॉपर्स नोट जहाँ उन्होंने बना रखे थे छोटे छोटे नोट्स हर चीज़ के, तो मैंने वो यूज़ किया था. बट फॉर GS4 what is more important is your answer writing. Since GS4 is the most lengthiest paper of all the papers that we have in the mains, you have to have a very good writing speed. और आपको वहाँ पे लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए. GS4 के पेपर को कंप्लीट करना इट्स इटसेल्फ अ वेरी बिग टास्क. सो आई सप्लीमेंटेड ऑल ऑफ दिस विद माई टेस्ट सीरीज़. तो मैंने जब टेस्ट सीरीज़ में लगाती थी तो आई यूज़ टू गेट अ लॉट ऑफ न्यू क्वेश्चंस, तो मैं वहीं से रिवर्स लर्निंग स्टार्ट कर देती थी कि ओके नाउ दैट आई नो कि ये क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैंने नहीं पढ़े हैं, तो आई यूज़ टू जस्ट रिवाइज दैम ओनली. फॉर द केस स्टडीज़, तो इनिशियली मुझे कोई भी केस स्टडी नहीं आती थी, तो आई जस्ट राइट इट डाउन वॉट एवर इट इज़. देन आई यूज़ टू सॉ द solution that is being given with the question paper, like in my mock मैं जो दिया होता था आंसर, मैं उससे देखती थी कि अच्छा केस स्टडी में लिखना क्या होता है. देन आई डाउनलोड द टॉपर्स कॉपी अगेन टू सी हाउ टू राइट अ केस स्टडी. तो ऐसे ही करते करते मैंने केस स्टडी को लिखना सीखा. But again, I'm telling you, for the GS4 paper, the most important thing is the time management. Since it's the lengthiest of all the paper, completing it on time is a very, very big task. तो GS4 के लिए आप कोशिश करें कि आपका कंटेंट क्रिस्प रहे, टू द पॉइंट रहे और आप जल्दी जल्दी कर पाएँ. केस स्टडीज़ को आप ठीक से कर लें बिकॉज दे आर ऑफ अ वेरी हाई वेटेज. तो केस स्टडीज़ को सॉल्व करने का उनका भी एक पैटर्न होता है. ट्राई टू गेट दैट पैटर्न. तो आप ये कर सकते हैं GS4 के लिए. एंड GS4 में आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम योर डेली लाइफ, फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ, फ्रॉम द लाइफ ऑफ सम famous person. So this is how we have to go about for GS4. Now for essay. Now essay is one paper that I have not discussed so far. तो ऐसे के लिए मैंने क्या किया था, लाइक पहले तो आई ट्राई कि आई अंडरस्टूड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऐसे जो आते हैं पेपर में. एक फिलोसफिकल काइंड के होते हैं, एक थोड़ा जनरल काइंड का होता है, लाइक अ GS काइंड ऑफ पेपर ओनली. तो जो फिलोसफिकल काइंड का ऐसे होता है उसमें हम को टॉपिक को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. तो आई डिड दिस एक्सरसाइज कि मैं कुछ पुराने प्रीवियस या क्वेश्चंस लिए एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट कुड बी रिटन इन दोज. तो ये एक्सरसाइज करते करते थोड़ा समझ में आया कि हाउ टू इंटरप्रेट अ ऐसे. फॉर द जनरल स्टडीज़ का जो पेपर आता है, थोड़ा जनरल सा पेपर आता है, उसके लिए हमको कुछ नहीं, अपने GS की नॉलेज ही लगती है. दैट यू हैव टू राइट इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिबल, वेरी ल्यूसिड फॉर्मेशन में ही हमें उसे लिखना होता है. ऑल्सो ऐसे में आपको पहले 15 मिनट जो हैं वो देने हैं अपने जो आपने टॉपिक चूज़ किया है उसका फ्रेमवर्क बनाने में, कि आप उसका इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे, आप कितने पैराज में उसको डिवाइड करेंगे, व्हाट आर्ग्यूमेंट्स आर यू गोइंग टू राइट इन ऑल दोज पैराज, हाउ आर यू गोइंग टू कंक्लूड. तो इस सब को बेसिक फ्रेमवर्क बनाने के लिए टेक सम 15-20 गुड मिनट्स. जब आप अच्छे से फ्रेमवर्क बना लेंगे देन आप आंसर राइटिंग अपने ऐसे की करें. अगेन फॉर ऐसे उसको किसी से इवेलुएट कराएं बिकॉज यू विल नॉट अंडरस्टूड योर मिस्टेक्स अनटिल एंड अनलेस इट्स गेट इवेलुएटेड बाय समवन. तो आप उसको किसी से इवेलुएट ज़रूर करा लें. फॉर द फिलोसफिकल काइंड्स ऑफ ऐसे उसको जितना आप ब्रॉड रख सकते हैं उतना रखें. I think that will be a very beneficial strategy for the philosophical kinds of essay. So going forward now, I'm getting a lot of queries with respect to the optional. So my optional was sociology. So I'll be telling you the resource and the strategy that I use for sociology. So the first thing is how to identify how to decide as to what option you want to take. तो that has to be a personal choice. आप किसी भी टॉपर को देख के अपना ऑप्शनल को ना चूज़ करें. आप वही ऑप्शनल चूज़ करें जिसमें आप कंफर्टेबल हों,
क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शनल ऐसा नहीं है विच इज़ गुड और बैड. Just choose an optional which you are comfortable with. So I chose sociology, though I didn't have a background in sociology, but I find it very comprehensive and I find it very relevant. So I chose sociology and I thoroughly enjoyed it throughout my preparation. तो बेसिक बुक्स जो मैंने सोशोलॉजी के लिए यूज़ की थी, देर इज़ वन बुक कॉल्ड नितिन सांगवान्स एसेंशियल सोशोलॉजी. सो दैट इज़ माई वेरी फाउंडेशन जो होता है हम किसी भी चीज़ का, तो इट्स लाइक अ फाउंडेशन टू माई सोशोलॉजी ऑप्शनल. तो मैंने उसी बुक को अपना बेस बना के अपनी पूरी प्रेपरेशन की है. उसके अलावा मैंने हरलम्बस को इस्तेमाल किया है, द ब्लू हरलम्बस. सो उसमें रिसर्च टॉपिक्स और GS1 का काफ़ी सारा पोर्शन उसमें, सॉरी ऑप्शनल पेपर 1 का काफ़ी सारा पोर्शन उसमें कवर हो जाता है. सो हरलम्बस ब्लू वाली आई हैव यूज्ड. देन आई हैव ऑल्सो यूज्ड BK नागला की एक बुक है इंडियन सोशोलॉजिकल थिंकर्स. उसमें हमको इंडिया के सोशोलॉजिकल थिंकर्स के बारे में काफ़ी अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली दिया हुआ है, उनके वर्क भी दिए हुए हैं सारे के सारे. तो दैट आई यूज्ड. अपार्ट फ्रॉम दिस आई यूज्ड स्लीपी क्लासेस की जो लेक्चर सीरीज़ है विच इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं. आई हैव यूज दैट टू क्लैरिफाई वॉट एवर डाउट्स आई हैव विद रिस्पेक्ट टू सोशोलॉजी. जो समझ नहीं आता था वहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाता था, बिकॉज उन्होंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में पूरा सोशोलॉजी को कवर किया हुआ है. एंड आई सप्लीमेंटेड ऑल ऑफ दिस विद माई टेस्ट सीरीज फॉर द मीन्स टेस्ट सीरीज. तो आई हैव यूज्ड विजन IAS का सोशोलॉजी टेस्ट सीरीज़. वहाँ पे से भी आई हैव डन द रिवर्स लर्निंग अगेन. तो क्वेश्चंस के आंसर्स आई हैव यूज्ड extensively. Now for optional, again current affairs become very important. If you have sociology as your optional, कुछ ना कुछ आपके आसपास सोशोलॉजी से रिलेटेड एनी विच वेज होता ही रहता है. तो ट्राई एंड कीप अ वॉच. दे विल वर्क एज एन एग्जाम्पल फॉर यू लेटर इन एग्जाम. तो आप जब एग्जाम में बैठे होंगे, करंट हैपनिंग्स आपके लिए एज अ वेरी गुड एग्जाम्पल के तौर पे काम करेंगी. सो दिस इज़ अबाउट दी सोशोलॉजी ऑप्शनल. सो दिस इज़ द बेसिक फ्रेमवर्क जो मैंने आप सबको बता दिया, द बेसिक रिसोर्सेज, द बेसिक बुक्स दैट आई हैव यूज्ड. नाउ फॉर मेंस प्लीज डू वैल्यू एडिशन in terms of Supreme Court judgment, value addition in terms of committee reports, value addition in terms of fact, value addition in terms of data. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप अपने ये जो बेसिक सोर्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, आप इनको आप वैल्यू एडिशन करें इन सब चीज़ों के साथ, एंड देन यू गो फॉर द मीन्स. नाउ आई विल बी टेकिंग अप आपके जितने डाउट्स हैं. सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल हैड अ लॉट ऑफ डाउट्स, तो मैं एक एक करके उनको ले रही हूँ. तो फर्स्ट आई विल बी टेकिंग ओके. सो देर इज़ अ डाउट बाय तपस्या. सो उनको है कि हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश कैसे करेक्ट करें. तो देखिए UPSC में ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश से ही पेपर देना है. देर इज़ अ चॉइस. तो आप हिंदी में भी दे सकते हैं तीनों स्टेजेस को. तो ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इंग्लिश ही अच्छी करनी है. अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी में पेपर दे सकते हैं. हाँ, अगर आप इंग्लिश को अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप वीडियोस देखें इंग्लिश में, न्यूज़पेपर को पढ़ें, थोड़े दिन ट्राई करें कि आप इंग्लिश बोलें, तो वो धीरे धीरे सुधर जाएगी. NCRTs, तो मैंने 6 to 12 सारी NCRTs नहीं की थी. मैंने ज्योग्राफी के लिए की थी, मैंने हिस्ट्री के लिए की थी. तो मैंने इन 2 सब्जेक्ट्स के लिए की थी. पॉलिटी के लिए आई डिडंट डू बिकॉज मुझे लगा लक्ष्मीकांत इज सफिशिएंट, तो वो मैंने नहीं की थी. इकोनॉमिक्स के लिए भी आई फाउंड रमेश सिंह सफिशिएंट, तो वो भी मैंने नहीं की थी. तो मैंने NCRT सिर्फ हिस्ट्री के लिए की थी और ज्योग्राफी के लिए की थी, और आर्ट एंड कल्चर के लिए जो 11th क्लास की NCRT आती है वो मैंने की थी. Mistakes that you can avoid during preparation. Okay, so mistakes that you can avoid is people don't often look at the syllabus. तो वो पढ़ते रहते हैं बट वो सिलेबस नहीं देखते हैं. So that's a very big mistake. Please don't do that. They don't see the PYQs. तो
please have a watch over the PYQ, what the UPSC is asking, what kind of questions they are asking, what is their pattern of asking. So I think these are the very big mistakes that people do. Also they don't do आंसर राइटिंग, तो प्लीज़ डू आंसर राइटिंग. आपको ऐसा कभी, हम ये सोच के बैठे रहते हैं कि एक दिन आएगा जब हमको सब कुछ पता होगा तो हम आंसर लिखेंगे, बट ऐसा कभी कोई दिन नहीं आता है. Just when you have the basic understanding of your subject, go about writing answers. वो शुरू में ख़राब ही होंगे but they'll improve day by day. तो these are the mistakes that I think people should avoid. Also बहुत ज़्यादा सोर्सेज से नहीं पढ़ना है. अगर आप जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स अ वेरी बिग मिस्टेक बिकॉज यू एंड अप नोइंग नथिंग. So you have to have limited resources that you can revise multiple times. So multiple times means a lot of time. Okay. याद करने में दिक्कत होती है. ओके, सो आशीष इज आस्किंग अबाउट हाउ टू रिकॉल. सी आशीष, एवरीवन हैज़ देयर ओन कैपेसिटी टू रिकॉल. अब सिलेबस बहुत वाइड है, सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, तो रिवाइज हम कैसे करें, मतलब याद हम कैसे रखें इज़ बाय रिवाइजिंग. तो अगर आप जैसे फॉर इंस्टेंस इन माई केस, मुझे हिस्ट्री को याद करने में बहुत प्रॉब्लम होता था. आई जस्ट कोंट रिमेंबर इट ऑल द हिस्ट्री. तो आई यूज़ टू टेक मल्टीपल रिविजन ऑफ हिस्ट्री. तो मैं अपने सारे सब्जेक्टों में सबसे ज़्यादा हिस्ट्री का ही रिविजन लेती थी क्योंकि मुझे वो नहीं याद होता था. इन ज्योग्राफी ऑन दी अदर हैंड, मेरे को ज्योग्राफी में भूलती नहीं थी. जब मैं एक बार पढ़ लेती थी तो फिर मुझे ज्योग्राफी के उतने रिविजन नहीं लगते थे. तो आप अपने हिसाब से देखें आपको कौन सा सब्जेक्ट याद नहीं हो रहा है. जो नहीं हो रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें. दैट इज़ दी ओनली ऑप्शन. देयर इज़ नथिंग लाइक कि आप कुछ और कर सकते हैं. आपको उसको जितना ज़्यादा आप रिवाइज कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप उसको रिवाइज करें. सो फॉर दी NCERT आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई यूज्ड फॉर ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री. नाउ फॉर मैथ somebody is asking, स्वप्निल इज आस्किंग अबाउट मैथ CSAT के लिए. तो देखिए स्वप्निल, अर्लियर इट यूज टू बी लाइक 10th स्टैंडर्ड ओनली मैथ, बट अभी 2-3 साल से दे हैड रेज्ड द लेवल ऑफ CSAT इन मैथ एंड रीजनिंग. तो आई थिंक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करें. अगर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं विद योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ 10th लेवल, वेल एंड गुड. अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ उन टॉपिक्स को या तो आप कोई कोर्स ले लें, एंड कोर्स नहीं ले सकते हैं तो दे आर फ्रीली अवेलेबल. बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं यूट्यूब पर फ्री में, तो आप फिर उन टॉपिक्स के लिए आप क्लासेस ले लें. तो प्रैक्टिस इट विद PYQs, स्पेशली दिस ईयर्स PYQ एंड 2021. सो 2021 एंड 2022, आप इन 3 साल के जो भी CSAT की क्वेश्चंस अगर आप उनको कर पा रहे हैं तो आप नहीं करें, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ डू टेक क्लासेस. लक्ष्मीकांत के नोट्स कैसे बनाएं. देखिए लक्ष्मीकांत इज इटसेल्फ इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, और वो नोट के फॉर्म में ही है वो पूरी की पूरी किताब. तो आई डोंट रियली रेकमेंड कि आप लक्ष्मीकांत से नोट्स बनाएं. अगर आप लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने जाएंगे यू विल एंड अप राइटिंग एवरीथिंग. सो रादर देन मेकिंग नोट्स आउट ऑफ लक्ष्मीकांत, रिवाइज लक्ष्मीकांत एज मैनी टाइम्स एज यू कैन. तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप लक्ष्मीकांत के नोट्स ना बनाएं, अदरवाइज़ आप पूरी बुक को बनाएं. बट इफ़ सो यू कैन मेक नोट्स ऑफ सर्टेन टॉपिक्स. जो टॉपिक्स आपको याद नहीं रहते हैं लक्ष्मीकांत से, अगेन लक्ष्मीकांत से जैसे कि फंडामेंटल राइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, प्रियम्बल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, DPSP इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर. तो आप ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके शॉर्ट नोट्स बना लें. पूरी बुक के नोट्स बनाने जाएंगे तो यू विल राइट अनदर बुक. सिलेबस को कैसे समझें. फर्स्टली डाउनलोड द सिलेबस, उसको आप पढ़ें. जब आप उसको पढ़ेंगे और PYQs के साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर एक टॉपिक है तो उससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं. फॉर इंस्टेंस देयर इज़ अ क्वेश्चन लाइक डिज़ास्टर मैनेजमेंट. तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट जब आप PYQs को देखेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट में से तो यू विल अंडरस्टैंड कि वो एक पर्टिकुलर डिज़ास्टर के बारे में उसके बेसिक्स पूछते हैं
और उसमें क्या स्टेप्स लिए गए हैं वही पूछते हैं। तो फिर दिस इज़ हाउ द वे दैट यू कैन अंडरस्टैंड योर सिलेबस। ओके, हाउ टू डील विद करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर्स के लिए यू हैव टू रीड अ न्यूज़पेपर डेली। तो मैं द हिंदू यूज़ करती थी, आप इंडियन एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। उसके अलावा मैं विजन के करंट अफेयर्स को, उनकी जो मैगज़ीन आती है मंथली, उसको मैं पढ़ती थी। दैट इज़ ऑल्सो वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, बट आपको ज़रूरी नहीं आप विजन का ही पढ़ें, आप किसी भी कोचिंग की एक बुकलेट को उठा लें, पूरे मंथ के करंट अफेयर्स उसमें होते हैं, तो आप उसको पढ़ें और करंट अफेयर्स को पढ़ें फ्रॉम द न्यूज़पेपर। सो दीज आर यूज टू बी माई सोर्सेज ऑफ करंट अफेयर्स। 1 year करंट अफेयर इज़ मोर देन सफिशिएंट, तो आप 1 साल के करंट अफेयर्स को ही पढ़ें। हाउ टू टैकल प्रीलिम्स। सो देखिए, प्रीलिम्स के लिए आपको अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई कांट एम्फसाइज इट मोर। अपने बेसिक्स को आप जितना स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, डू इट। एंड करंट अफेयर्स के साथ लेके चलें प्रीलिम्स को, और प्रीलिम्स के लिए आप टेस्ट सीरीज़ को ले लें, टेस्ट सीरीज़ लगाते रहें और उससे अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करते रहें। नाउ डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करें कि आपको कितना टाइम देना है प्री के लिए। बट आई थिंक 3 to 4 months इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रीलिम्स स्पेशल प्रिपरेशन जस्ट राइट बिफोर द प्री। तो अभी आप मेंस के लिए पढ़ें, क्योंकि अभी 1 साल है प्रीलिम्स को। जब प्रीलिम्स आने वाला हो तो आप एक्सटेंसिवली प्रीलिम्स पर शिफ्ट हो जाएं, फिर आप मेंस का कुछ ना पढ़ें। फॉर बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड एवरीथिंग। सी सैट्स के बेसिक कहाँ से करें, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि गो थ्रू द PYQ, स्पेशली लास्ट 3 years PYQ। इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, गूगल और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं हर टॉपिक के लिए, तो आप उन टॉपिक्स के उठाएं और उनको बेसिक्स को क्लियर करें और तब क्वेश्चंस को लगाएं एंड सी फॉर योर सेल्फ वेयर यू स्टैंड इन सी सैट, बट प्लीज़ डोंट नेग्लेक्ट योर सी सैट। करंट अफेयर्स के लिए लाइक आई अगेन मैंशनड कि आप न्यूज़पेपर करें और मैगज़ीन करें। So Devesh, I've already told that the topics which are not there in Lakshmikant for polity, आप उनको Google करें, you will find sufficient material on Google. For instance, you itself mentioned like civil service is one of the topics, self-help group is one of the topic, NGOs. So you Google, आप ऐसे self-help group UPSC डाल के Google कर लें, आपको बहुत material इन पे मिल जाएगा, उसी का notes बना लें और इसको current affairs से supplement कर लें। Okay, so how to stay motivated and consistent? See, Anshika, the preparation is very long, the paper are very long, so it requires a consistency for sure, but आप हर टाइम motivated भी नहीं रह सकते हैं। So there used to be phases आएंगे आपके में जब आपको low feel होगा, phases आएंगे जब आपको अच्छा feel होगा, but you know, it's your inner self that can make you stay motivated. तो आपको अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए अपने ऊपर ही ध्यान देना है, आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है। अच्छे लोगों से खुद को सराउंड करें, पीपल हु लव यू, हु मोटिवेट यू, हु हैड फेथ इन यू, एंड जस्ट बिलीव दैट यू आर डूइंग हार्ड वर्क, इट विल पे ऑफ वन डे। Chandrasekhar, is NCERT and PYQ sufficient? See, there is nothing like sufficient. They are necessary. PYQ is absolute necessary. NCERTs are important, but add them to the standard books. Standard books are also very important. You have missed the current affairs part in the prelims. Please do the current affairs part. And now that they have changed the pattern for the UPSC prelims, you got to have a strategy how to solve that particular paper. You just can't go about doing blindly all the questions. तो आपको उसके लिए एक proper strategy बना के अब जाना पड़ेगा prelims के paper के लिए. It's not coming like it used to come. तो NCERT and PYQ I would not say will be sufficient. You have to add them with your basic standard books, with current affairs, and of course how you use and how are you solving the paper. तो आप मॉक्स लगाएं, मॉक्स में यू देखें
जैसे कि जब मैं मॉक्स लगाती थी तो मैंने ये फाइंड किया कि मैं बहुत गलत करती हूँ अगर मैं तुक्के मारती हूँ तो मैं बहुत नेगेटिव में चली जाती हूँ, मेरे सारे करेक्ट भी ख़राब हो जाते हैं अगर मैं फालतू के तुक्के मारती हूँ तो आई हैव सीन दिस इन माई मॉक्स। तो फिर मैंने वो एक्चुअल पेपर में नहीं किया, आई फोकस्ड अपॉन माई एक्यूरेसी इन द मेन पेपर। तो मैंने अपने जो प्री के पेपर में एक्यूरेसी पर ही फोकस किया कि मैं फालतू में कुछ नहीं लगाऊंगी बिकॉज मेरे से नहीं होता है। तो जस्ट फाइंड आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू। आप अपने मॉक्स में नॉलेज से ज़्यादा आप ये चेक करें कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। फॉर इंस्टेंस इन मॉक इटसेल्फ यू विल अंडरस्टैंड कि आपके कौन से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन से सब्जेक्ट्स वीक हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको रिवाइज़ करना है, कौन से सब्जेक्ट्स जिनको कम रिवाइज़ करना है। तो ये आपको मॉक्स में ही पता चल जाएगा। मॉक्स में यू विल गेट टू नो व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। मॉक्स में यू विल गेट टू नो आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं, कितने गेस वर्क से। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट बाय योर मॉक एंड don't try and copy someone. It has to be your own particular strategy. So I hope I had just cleared your doubt. Which is best test series for prelims? Anshika, again, there is nothing like best. I have used Vision IAS का टेस्ट सीरीज़, बट आई थिंक सबकी ही इक्वली अच्छी होती हैं। टेस्ट सीरीज़ और मेन पेपर में इट्सेल्फ देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस। तो आप उसको मेन पेपर समझ के ना लें, उसको आप मॉक ही समझ के क्या कहते हैं, उसको मॉक ही समझ के आप उसका इस्तेमाल करें अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, अपनी वीकनेसेस को पहचानने में, अपने आप को देखने में कि आपको पेपर सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है। तो यूज़ मॉक्स एज मॉक्स, जस्ट डोंट यूज़ देम विथ एक्चुअल पेपर की तरह ना यूज़ करें। और हर टेस्ट सीरीज़ अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई अच्छी है कोई नहीं है अच्छी, आप कोई भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। Is NCERT also important for means? See Chandrasekhar, NCERT is important to have a basic understanding, and there is nothing like they are important for means or prelims. देखिए इस साल प्रीलिम्स का थोड़ा पैटर्न दे हैड चेंज, तो उसकी वजह से काफ़ी बच्चों का नहीं हो पाया है। डोंट गेट डीमोटिवेटेड, बट नाउ दैट यू नो कि आप वो ऐसा ही पूछ रहे हैं, आप अपने आप को थोड़ा रेस्ट लें, थोड़ा ब्रेक लें, और आप कोशिश करें कि आप अपनी जो प्रेपरेशन है उसको उसी तरह से ढालें जिस तरह से आप वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो नाउ दे आर एलिमिनेटिंग दी एलिमिनेशन, सो ट्राई एंड बी मोर एक्यूरेट इन योर आंसर्स। रिविजन स्ट्रैटेजी, सी देयर इज रिविजन स्ट्रैटेजी इज़ लाइक आप पहले बेसिक बुक्स को कंप्लीट करें, एंड जब आप रिवाइज करते जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका रिविजन टाइम बहुत कम हो जाएगा। तो रिविजन स्ट्रैटेजी यही होती है कि मेरी तो यही होती थी कि फर्स्ट आई कंप्लीट फर्स्ट रीडिंग ऑफ एवरीथिंग, देन आई यूज़ टू गो फॉर द सेकेंड रीडिंग, और थोड़े थोड़े टाइम बाद आई यूज़ टू रिपीट दिस प्रोसेस। तो आप भी थोड़े टाइम बाद रिवाइज करते रहें। सो 100 पेजेस और सो इज़ नॉट, आई यूज़ टू हैव गोल्स लाइक इतना ये टॉपिक करना है, ये टॉपिक करना है। तो आई डोंट गो बाय पेजेस, आई गो बाय द टॉपिक्स। यू आर स्ट्रगलिंग विथ पॉलिटी, सो पॉलिटी के लिए, पॉलिटी इज़ वेरी सेंसिबल सब्जेक्ट जहाँ पे बहुत ही लॉजिक से काम हो जाता है। तो ट्राई एंड फाइंड दैट लॉजिक्स इन बुक्स। तो लक्ष्मीकांत को आप पढ़ें, उसमें लॉजिक फाइंड करें। इट्स नॉट लाइक कि आपको हिस्ट्री की तरह कुछ याद करना है, इट्स अ वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट। तो आप अपने बेसिक्स को क्लियर कर लें, एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इट, ट्राई एंड गेट अ हेल्प फ्रॉम सम मेंटोर, या फिर यूट्यूब पर भी पॉलिटी या लक्ष्मीकांत के लिए बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। ट्राई एंड जस्ट गो थ्रू देम। मेंस 365 के नोट्स, ओके, सो फॉर मेंस यू हैव टू मेक नोट्स नॉट फ्रॉम
मेंस 365 बट ऑल द टॉपिक्स दैट आर मेंशन इन द न्यूज़पेपर, और फिर आप उन टॉपिक्स के जहाँ पे आपने स्टैटिक नोट्स बनाए हैं उनको आप सप्लीमेंट कर सकते हैं मेंस 365 से। बट अगेन मेंस 365 वो नोट्स के फॉर्म में ही देते हैं, तो यू नो नीड टू जस्ट मेक नोट्स आउट ऑफ दैट। PYQs are similar, so there's just a difference in the sequence in the paper, otherwise they are just same. Okay guys, so I think I have addressed all the doubts that you people have so far, and now I'll be wrapping up this session. I hope I had cleared all your doubts so far. So have a good day all of you. Thank you.